हेलो स्टूडेंट्स, हम मनुष्य श्रीवास्तव स्वागत करते हैं आपका ज्ञान की पंचायत में। जी हां, आप देख रहे हैं सिलेक्शन धाम और आज ज्ञान की पंचायत में हम लोग यात्रा करने वाले हैं गोवा की। जी हां, हमने बिल्कुल गोवा का ही अटायर धारण किया। हमने सोचा क्यों ना पढ़ाते पढ़ाते गोवा को फील ही कर लिया जाए। जी हां, और गोवा वाकई में फील करने वाला ही स्थान है। जी हाँ, जब आपकी जॉब लग जाए तो आप अपनी फैमिली को लेके अपने दोस्तों के साथ एक बार चिल करने के लिए गोवा जरूर जाइएगा। आपको पता चलेगा कि भारत के बीचेस भी कितने शानदार हैं, भारत की नाइट लाइफ भी कितनी शानदार है। लेकिन उसके लिए आपको ऑफिसर बनना पड़ेगा और ऑफिसर बनने के लिए आपको भारत के राज्यों से जो प्रश्न आते हैं उन्हें सही सही उनका उत्तर देना पड़ेगा। और इसी वजह से गोवा है खास, क्योंकि इसे पढ़ने के बाद परीक्षा में बढ़ जाएगा हमारा विश्वास। तो चलिए यात्रा करते हैं गोवा की और देखते हैं वो कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो गोवा से आपको आएंगे, और भी एज इंडियन हमें क्या क्या बातें गोवा के बारे में पता होनी चाहिए। तो बस ये वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ध्यान रखिए कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। यदि आप इन वीडियो को शेयर करते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं जिन्हें जरूरत है पढ़ने की, ज्ञान की, तो बस मजा ही आने वाला है। क्योंकि अगर हम बढ़ेंगे तो मिलकर सब ही आगे बढ़ेंगे। तो देखते हैं कि भाई आज गोवा में क्या क्या खास है और क्या बातें नई नई हमें पता चलने वाली हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं गोवा की यात्रा। तो यहां पर हम ध्यान रखेंगे भाई, गोवा जो है वो 30 मई 1987 को भारत का 25वां राज्य बनाया गया था। जी हां, भारत का 25वां राज्य बनाया गया था। इसकी राजधानी पणजी है, पंजिम जिसे कहा जाता है। कोई अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं है, पश्चिम तट अरब सागर से घिरा हुआ है। बाकी कर्नाटक और महाराष्ट्र दो राज्यों से ये अपनी सीमा शेयर करता है। ठीक है, राज्य की सीमाएं दो राज्य कर्नाटक और महाराष्ट्र, इसे आप ध्यान रखिएगा। कई बार आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए गोवा की सीमा किन राज्यों से मिलती और किससे नहीं मिलती। तो ध्यान रखिएगा, दो राज्य हैं महाराष्ट्र और गोवा। महाराष्ट्र उत्तर में है और जो कर्नाटक है वो दक्षिण में इससे घिरा हुआ है, और इसी वजह से आप ध्यान रखेंगे दो राज्यों से ये कवर अप होता है। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि देखिए महाराष्ट्र ये उत्तर वाला क्षेत्र और बाकी ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है ये है कर्नाटक का, और यहां पर है अरेबियन सी। जी हां, ठीक है, हमारा अरब सागर जो हमारा पश्चिमी जो तट है वो अरब सागर से है और गोवा अरब सागर के किनारे ही स्थित है। ठीक है, यहां पर जिलों की संख्या 2 है। तो दो जिले कौन कौन से हैं भाई, ध्यान रखेंगे, नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा, उत्तरी गोवा और दक्षिणी गोवा। यहां पर दो जिलों की संख्या है और यहां की भाषा है कोंकणी। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि हर बार आपसे पूछा जाता है बताइए कोंकणी किस राज्य की भाषा है। तो लोग कर्नाटक, मलयालम और इनमें कन्नड़, मलयालम, तेलुगु इनमें कंफ्यूज होते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कोंकणी है गोवा की भाषा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर हम अपने भारत का नक्शा देख सकते हैं, हमारे नए हिंदुस्तान का नक्शा हम देख सकते हैं। तो यहां पर हम ध्यान रखेंगे भाई कि देखिए महाराष्ट्र और ये है कर्नाटक, और इसके बीच में ये छोटा सा हमारा जो है ये आपको दिख रहा है गोवा। क्या दिख रहा है? गोवा। जी हां, और वो है उसकी राजधानी पणजी। ठीक है, तो इसे आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या क्या खास आने वाला है। तो भाई राज्य जो पक्षी है, इसका राज्य जो फ्लावर है वो है लाल चमेली, रेड जैस्मिन। जी हां, आप देख सकते हैं यहां पर। उसके बाद स्टेट बर्ड जो है वो है रूबी थ्रोटेड। ठीक है, येलो जिसे अपन बोलते हैं रूबी थ्रोटेड येलो, तो यहां पर हम ध्यान रखेंगे। उसके बाद बुलबुल जो है रूबिकुला गुलारिस, ये ध्यान रखेंगे कि भाई स्टेट बर्ड जो है वो बुलबुल और रूबी थ्रोटेड येलो जिसे हम बोलेंगे। उसके बाद राज्य पशु तो भारतीय गौर, जिसे बॉस गौरस भी कहा जाता है। ठीक है, हम लोग इसके बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं। उसके बाद राज्य जो वृक्ष है वो है इंडियन लॉरेल, जिसे मट्टी या क्रोकोडाइल बार्क ट्री कहते हैं। इसकी धारियां, इसकी छाल जो है वो क्रोकोडाइल जैसी दिखाई देती है, इसी वजह से इसे क्रोकोडाइल बार्क ट्री भी कहा जाता है। ये सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इस बात का ध्यान रखना ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद यहां पर हम ध्यान रखेंगे कि गोवा पर 1510 से लगभग 450 वर्षों तक पुर्तगालियों का शासन था। जी हां, कब तक? 450 वर्ष तक। जी हां, 1510 में अल्बुकर्क ने
बीजापुर सल्तनत से गोवा को छीना था और तब से गोवा पुर्तगालियों की राजधानी था, बड़ा केंद्र रहा था। उनका पूरा व्यापार गोवा से ही होता था और भारत की आजादी हुई थी 1947 में, 1947 में, लेकिन गोवा 1961 तक पुर्तगालियों के ही अधीन था। ठीक है, तो इसे आप ध्यान रखेंगे यहां पर कि भाई जो गोवा है वो 1961 तक पुर्तगालियों के अधीन था। हम आजाद हो गए थे लेकिन गोवा और दमन द्वीप पर पुर्तगालियों का ही अधिकार था। यहां पर हम देख सकते हैं कि भाई ऑन 18 ऑफ दिसंबर 1961 इंडिया लॉन्च ऑपरेशन विजय। तो भाई जब पुर्तगालियों ने बातचीत से भारत को गोवा नहीं सौंपा तो 18 दिसंबर 1961 को ऑपरेशन विजय लागू किया गया था। ऑपरेशन विजय लॉन्च किया गया भारतीय मिलिट्री के द्वारा। और ध्यान रखेंगे यह क्वेश्चन कई बार आता है कि बताइए किस ऑपरेशन के द्वारा गोवा को मुक्ति दिलाई गई थी पुर्तगालियों के द्वारा, या गोवा को किस देश से आजाद करवाया गया था। तो अंग्रेज नहीं है, वो है पुर्तगाली, पोर्चुगीज जिसे हम बोलेंगे। ठीक है, of Portuguese rule in Goa and Daman and Diu, Indian armed forces acted after diplomatic effort failed. The 36-hour operation led to surrender by Governor General मैनुअल एंटोनियो वेसेलो ई सिल्वा। तो यहां पर हम ध्यान रखेंगे भाई लास्ट गवर्नर जो थे वो आप ध्यान रखना जनरल मैनुअल एंटोनियो वेसेलो ई सिल्वा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पर आपको ये दिखेगा, इसे आप बिल्कुल ध्यान रखें कि भाई कर्नल एंटोनियो वेसेलो ई सिल्वा गोवा के अंतिम गवर्नर जनरल थे पुर्तगाली। उसके बाद गोवा गैंड स्टेट होने 1987, तो वो बाकी बाद में, लेकिन ध्यान रखेंगे 18 दिसंबर 1961 को ऑपरेशन विजय चलाया गया था भारतीय सेना के द्वारा और उसी विजय ऑपरेशन विजय में भारतीय सेना ने विजय प्राप्त की और गोवा को पुर्तगाली शासन से मुक्त करा लिया। ठीक, यहां पर हम ध्यान रखेंगे भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय के तहत 19 दिसंबर 1961 को पुर्तगालियों से आजाद कराया जो भारत का हिस्सा बना। इस दिन को ही मुक्ति दिवस के रूप में, गोवा मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है, गोवा लिबरेशन डे। ध्यान रखिएगा कई बार यह क्वेश्चन आता है कि गोवा कब आजाद हुआ, तो 19 दिसंबर 1961 को, 19 ऑफ दिसंबर 1961। और व्हेन वी सेलिब्रेट गोवा लिबरेशन डे, तो भाई ऑन 19 ऑफ दिसंबर, 19 दिसंबर को हम 15 अगस्त को अपनी आजादी मनाते हैं, गोवा 19 दिसंबर को अपना मुक्ति दिवस मनाता है। उसके बाद फिर नेक्स्ट है आजादी के बाद गोवा, दमन और दीव को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तो भाई जब गोवा आजाद हुआ 19 दिसंबर को, तो गोवा, दमन, दीव को मिलाकर एक केंद्र शासित यूनियन टेरिटरी बना दी गई। ठीक है, 30 मई 1987 को गोवा केंद्र शासित प्रदेश से अलग कर एक पूर्ण और स्वतंत्र राज्य का दर्जा उसे दिया गया और यह भारत का 25वां राज्य बना और दमन और दीव केंद्र शासित प्रदेश बने रहे। तो ध्यान रखिएगा भाई कब बनाया गया हमारा ये पूर्ण राज्य, ये 30 मई 1987 को पूर्ण राज्य बना और भारत का 25वां राज्य बना और कई सालों तक ये भारत का 25वां राज्य रहा, क्योंकि इसके बाद कई सालों तक भारत में कोई भी नया राज्य नहीं बनाया गया, इसलिए क्वेश्चन इससे आते हैं। ठीक है, यहां पर हम देख सकते हैं भाई दमन, दीव और ये है गोवा, इन तीनों को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था, लेकिन 30 मई को गोवा को एक पूर्ण राज्य, फुल कंप्लीट स्टेट हुड का दर्जा मिल गया और दमन दीव तो केंद्र शासित प्रदेश ही रहे, लेकिन गोवा हमारा 25वां राज्य बन गया। ठीक है, 25वां राज्य बन गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार भगवान परशुराम ने अपने बाण से समुद्र को पीछे हटाकर गोवा, गोमंतक का निर्माण किया था। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्यों, उसका कारण भी है। देखिए यहां पर परशुराम जी की एक बहुत ही बड़ी विशालकाय प्रतिमा स्थापित की गई है। ठीक है, तो अब मैसिव सॉरी massive statue of Lord Parshuram is being erected at Panjim. As per mythology, it is believed that Lord Parshuram created Goa. तो ध्यान रखेंगे, आपसे पूछा जाएगा कि बताइए भारत के किस राज्य को परशुराम जी के द्वारा बसाया गया हुआ मान्यता मानी जाती है, तो ये है गोवा। यही वो क्वेश्चन है जो आपको दूसरों से बहुत अलग करते हैं, आपको एक एज देते हैं जिससे आप बहुत अच्छी तरीके से पास होते हैं, जिससे आपका विश्वास बढ़ता है और देखते ही देखते आप ऑफिसर बन जाते हैं। तो ध्यान रखेंगे भाई, ये माना गया कि परशुराम जी, क्योंकि परशुराम जी, भगवान परशुराम क्रोधी थे, उन्होंने कई बार पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर दिया था। ब्राह्मण गौरव जिन्हें कहा जाता है, वही परशुराम जी ने
ये माना जाता है, हमारे यहाँ लेजेंडरी जो स्टोरीज हैं, लेजेंड्स हैं, किंवदंतियां हैं कि भाई परशुराम जी ने अपने बाण से समुद्र के पानी को पीछे कर दिया और फिर जो भूमि बसी उसी पर गोमंतक का निर्माण किया, गोमंतक को बसाया। तो इसे आप ध्यान रखेंगे। अब क्वेश्चन बनेगा कि बताइए किस राज्य की राजधानी में परशुराम जी की एक विशालकाय प्रतिमा स्थापित की गई है? तो ये पंजिम है, गोवा की राजधानी। एरिया और लोकेशन, तो गोवा भारत के पश्चिमी तट पर अरब सागर के किनारे स्थित है। अभी हमने बताया भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार, जो लगभग 105 किलोमीटर की तट रेखा के साथ रेतीली समुद्र तटों, पश्चिमी घाट, सह्याद्री की पहाड़ी और मैंग्रोव जंगलों से घिरा हुआ है। ध्यान रखेंगे। उत्तर में तेरेखोल नदी, पूर्व दक्षिण में कर्नाटक और पश्चिम में अरब सागर और उत्तर में है महाराष्ट्र। ये आप ध्यान रखिएगा, यहां पर नहीं लिखा हुआ है तो उत्तर में महाराष्ट्र है। खैर हमने आपको पहले बता दिया था। ठीक है, यहाँ की जलवायु उष्ण कटिबंधीय है। जी हाँ, ट्रॉपिकल मानसून है। ठीक है, तो यहाँ गर्मी तो अच्छी पड़ने वाली है लेकिन बारिश भी अच्छी होगी। ठीक है, जिसमें जून से सितंबर तक भारी बारिश होगी क्योंकि यह सह्याद्री मतलब पश्चिमी घाट से घिरा हुआ है। इस वजह से अरब सागर से आने वाली हवाएं यहां पर जमकर बरसती हैं। ठीक है, अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ी है तो आपको समझ में आएगा कि भाई अरब सागर से आने वाली बारिश सह्याद्री अर्थात पश्चिमी घाट से टकरा कर बहुत अच्छे से बरसती है और पश्चिमी घाट के जो पार वाला क्षेत्र है वो हमारा वृष्टि छाया प्रदेश है। जी हाँ, रेन शेडो एरिया है। जैसे पुणे, मुंबई में भारी बारिश होती है क्योंकि वो सह्याद्री पर्वत के नीचे बसा हुआ है, जबकि पुणे सह्याद्री पर्वत के पार बसा हुआ है तो वहां तक बारिश नहीं पहुंच पाती है। ठीक है, गोवा का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल लगभग 3702 वर्ग किलोमीटर है या कोंकण तटीय क्षेत्र का हिस्सा है। तो यह भी एक बड़ा क्षेत्र क्वेश्चन है कि बताइए। देखिए हमारे यहाँ कोंकण तट है, हमारे यहाँ मालाबार तट है, ठीक है, और हमारे यहाँ उत्तरी सरकार तट है। ऐसे कई सारे कोस्ट हैं, लेकिन आप ध्यान रखेंगे भाई गोवा वाला क्षेत्र जो है वो कोंकण में आता है और कोंकण रेलवे के द्वारा आप बेहतरीन साइट सीन करते हुए गोवा जा सकते हैं। आपको अगर कभी ट्रेन से गोवा जाना है तो कोंकण रेलवे की कोई ट्रेन लीजिए और देखिए गोवा जाने में क्या मजा आएगा आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2011 की आधिकारिक जनगणना के अनुसार गोवा की जनसंख्या 14,58,545 थी, जो अब 16 लाख के समथिंग मानी जाएगी। मतलब इतनी बढ़ने का अंदाज है जो अब कुछ ही दिनों में क्लियर होगा। प्रमुख गोवा के प्रमुख ऐतिहासिक वैकल्पिक नाम, देखिए हमेशा वैकल्पिक नाम आपसे पूछे जाते हैं। हमेशा आपसे ये पूछा जाता है कि बताइए कि क्या इसमें से किस राज्य का या किस शहर का पुराना नाम ये था या पुराना नाम क्या है। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो यह प्राचीन नाम ध्यान रखेंगे, गोमंतक, गोमंता या गोवापुरी। तो यह प्राचीन नाम गाय चराने वालों की भूमि या उपजाऊ भूमि से जुड़े हुए हैं। उसके बाद गोपक पट्टम और गोपकपुरी यह अन्य प्राचीन नाम है। आप ध्यान रखना ये गोवा के नाम है जिसमें गोमंतक पूछा भी आपसे जाता है। उसके बाद है इसके और नाम है पर्ल ऑफ द ओरिएंट, पूर्व का मोती। तो गोवा की इसकी सुंदरता, समुद्र तटों और पुर्तगाली भारतीय संस्कृति के कारण आमतौर पर इसे पूर्व का मोती कहा जाता है। उसके बाद है पूर्व का रोम, इसकी वास्तुकला और गिरजाघर के लिए भी इसे पूर्व का रोम कहा जाता है। ठीक है, इसे आप ध्यान रखेंगे। बात आती है इसके प्रशासन की। जी हां, अब यह भारत का हिस्सा है, भारत का एक पूर्ण राज्य है, तो 100% है कि भाई इसमें विधानसभा होगी, मुख्यमंत्री होंगे, राज्यपाल होंगे। तो उनकी क्या स्थिति है तो ध्यान रखेंगे। ये आपको यहाँ की विधानसभा दिख रही है और विधानसभा जो है वो 40 सीटों की है। जी हाँ, कितने सीटों की है? 40 MLA यहाँ पर होते हैं। उसके बाद राज्यसभा की बात की जाए तो एक राज्यसभा की सीट है और लोकसभा की 2 सीटें हैं। जी हाँ, गोवा एक छोटा राज्य है इसलिए यहाँ पर खुद का कोई हाईकोर्ट नहीं है। ये आता है बॉम्बे हाई कोर्ट के ज्यूरिडिक्शन में। जी हां, अधिकार क्षेत्र में आता है बॉम्बे हाई कोर्ट। आप ध्यान रखिएगा, बॉम्बे हाई कोर्ट और पंजाब में बॉम्बे हाई कोर्ट की एक बेंच भी है। ठीक, तो इसे आप ध्यान रखिएगा, पंजाब में बॉम्बे हाई कोर्ट की एक बेंच है, यह बॉम्बे हाई कोर्ट के अंतर्गत ही आता है। फर्स्ट गवर्नर तो केपी जो कैडेट थे वो यहाँ के पहले मिलिट्री गवर्नर थे। जी हाँ, हमने आपको बताया कि भाई 19 दिसंबर 1961 को जब गोवा को आजाद कराया गया था, 18 दिसंबर को ऑपरेशन विजय शुरू किया गया और उसके बाद 19 दिसंबर को ये ऑपरेशन खत्म हुआ, पुर्तगालियों ने सरेंडर किया। और यहाँ पर हम ध्यान रखेंगे कि इस वजह से यहाँ पर पहले जो गवर्नर बने वो एक सैन्य गवर्नर बने, भारतीय सेना के अधिकारी। तो 19 दिसंबर 1961 को गोवा की आजादी के तुरंत बाद मेजर जनरल केपी कैडेट को पहले सैन्य राज्यपाल बनाया गया था। तो ये आप देख सकते हैं केपी कैडेट जी। उसके बाद जब 1987 में गोवा भारत का पूर्ण राज्य बना
तब गोपाल सिंह गोवा के पहले, श्री गोपाल सिंह जी गोवा के पहले राज्यपाल बने, ये आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद है पुर्तगाली काल। अब पुर्तगाली काल की बात देखा जाए तो हमने आपसे बोला कि भाई पुर्तगाली, जी हां, गोवा का कल्चर है पुर्तगाली, पोर्चुगीज कल्चर है, क्योंकि पुर्तगालियों ने यहां पर 450 साल तक राज किया और इस वजह से यहाँ का कल्चर पुर्तगाल कल्चर से, पोर्चुगीज कल्चर से भरा हुआ है। तो वो हुआ कैसे? तो पुर्तगाली गवर्नर अल्फेंसो डी अल्बुकर्क ने 1510 में गोवा पर कब्जा किया था। जी हाँ, बीजापुर, उस समय बीजापुर एक राज्य हुआ करता था जब मुगल काल चल रहा था, और बीजापुर जो है उस समय कई सारे बीदर, बीजापुर, ठीक है, गोलकोंडा, ये कई सारे राज्य हुआ करते थे। और उस समय यहां पर अल्बुकर्क की एंट्री हुई, उसने बीजापुर से गोवा को छीना और गोवा को एक पुर्तगाली शहर के रूप में विकसित किया। तो ये आप ध्यान रखेंगे, अच्छे से ध्यान रखेंगे भाई। पहला जो यूरोपियन भारत पहुंचा समुद्री रास्ते से, वो वास्को डी गामा था, जो एक पुर्तगाली था। इसे आप ध्यान रखें। तो वो 1498 में पहुंचा था और 1510 में इन्होंने गोवा को छीना, गोवा को जीता और फिर अपने पुर्तगाली संस्कृति के हिसाब से उसे डेवलप किया। ठीक है, इसे आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद है गोवा की सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाली राज्यपाल, गोवा की पहली महिला राज्यपाल भी मृदुला सिन्हा है। ये आप ध्यान रखें, मृदुला सिन्हा जी जो गोवा की सबसे लंबे समय तक राज्यपाल भी रही हैं और पहली महिला राज्यपाल भी रही हैं। वर्तमान में श्री पुसापति अशोक गजपति राजू जी जो हैं वो इस समय यहाँ के राज्यपाल हैं। उसके बाद बात की जाए इसके पहले मुख्यमंत्री की, तो दयानंद बंदोदकर जो है, ये यहां पर दयानंद बंदोदकर जो है ये यहां के पहले मुख्यमंत्री थे। सबसे लंबे समय तक जो मुख्यमंत्री रहे हैं वो हैं प्रताप सिंह रावजी राणे। जी हां, प्रताप सिंह रावजी राणे जो सबसे लंबे समय तक यहाँ के मुख्यमंत्री रहे हैं। उसके बाद बात की जाए इस समय के मुख्यमंत्री की, तो भाई प्रमोद सावंत जी जो आप देख रहे हैं, ये प्रमोद सावंत जी जो हैं ये इस समय वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। ठीक, ध्यान रखेंगे। उसके बाद है डीजीपी, तो डीजीपी आलोक कुमार जी हैं। प्रमुख शासन डॉक्टर वी कंडावेलू जी हैं, जिनकी फोटो इस तरीके से देखिए, डीजीपी है ना, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जो है इस समय, वो यहाँ की लॉ एंड ऑर्डर जो संभाल रहे हैं वो है आलोक कुमार जी, और चीफ सेक्रेटरी जो है वो है डॉक्टर वी कंडावेलू जी जो यहाँ के चीफ सेक्रेटरी हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है ट्रेडिशनल डांस। तो भाई डांस से क्वेश्चन तो हमेशा आते हैं, स्टैटिक जीके का एक बड़ा पोर्शन होता है और ऐसे अगर आप डांस याद करेंगे तो वो आपको याद हो भी जाएंगे। तो भाई फुगड़ी, ढालो, गोफ या रिबन नृत्य जिसे अपन बोलते हैं, दिवली, दीपक नृत्य, कुनबी नृत्य, घोड़े, मोदनी और धनगर, दखनी और मुसाल खेल जो है यहाँ के प्रमुख नृत्य हैं। जी हाँ, आप इन्हें नोट कीजिएगा और ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन हमेशा बनते हैं इनसे। उसके बाद बात करिए पोशाक की, तो भाई पानो बाजू, ठीक है, ध्यान रखेंगे, पानो बाजू कुनबी साड़ी महिलाओं के लिए, ये आप देख सकते हैं, पानो बाजी कुनबी साड़ी, और एक साधारण कमीज और आधी पैंट जो है वो पुरुषों के लिए रहती है। ये यहाँ की पोशाक है। नॉर्मली पोशाक जो है वो कुछ विशेष राज्य की पूछी जाती है, जिसके लिए एक बड़ा वीडियो हम आपको बना कर देंगे। उसके बाद है ट्रेडिशनल फूड। तो भाई क्योंकि यहाँ पर 450 साल तक पुर्तगाली थे और पुर्तगालियों का शासन रहा है, इसी वजह से पुर्तगाली कल्चर यहाँ के खाने में विशेष तरीके से दिखता है। तो गोवा का प्रसिद्ध भोजन कोंकण और पुर्तगाली स्वादों का एक जीवन मिश्रण है, जिसमें नारियल, समुद्री भोजन, इमली और तीखे मसालों का विशेष महत्व है। तो जी हाँ, स्वाभाविक बात है, अरेबियन सी के किनारे हैं तो 100% है, सी फूड तो यहाँ स्पेशल होगा ही। ठीक है, अब ध्यान रखेंगे खास व्यंजन जो हैं, जो आपसे पूछे भी जाते हैं, खास व्यंजनों में फिश करी राइस जिसे शिट कोड़ी बोला जाता है, ये क्वेश्चन आपसे आ चुका है, शिट कोड़ी। उसके बाद मसालेदार पोर्क विनालू, चिकन जाकुटी, बेम्बिका। जी हाँ, बेम्बिका जो है यहाँ का जीआई टैग भी है, एक परतदार मिठाई है जो हम आगे आपको जीआई टैग में बताएंगे। परतों वाला मीठा व्यंजन और स्ट्रीट फूड जैसे रोज आमलेट और चौरस पाव शामिल हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये आपसे शिटकोड़ी ये पूछा गया है कि शिटकोड़ी इनमें से किस राज्य का प्रसिद्ध व्यंजन है। तो आप ध्यान रखिएगा भाई, ये फिश करी राइस है और गोवा का एक प्रसिद्ध भोजन है।
उसके बाद है स्टेट स्पोर्ट, तो भाई ध्यान रखेंगे राज्य खेल फुटबॉल है। ये है यहाँ का जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम। जी हाँ, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम फुटबॉल ये गोवा में स्थित है। ठीक है, ये क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलों के लिए प्रयोग किया जाता है, तो आप इसे ध्यान रखेंगे। फुटबॉल 2012 से यहाँ का राष्ट्रीय खेल है। आपको यहाँ पर ये दिख जाएगा जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है धर्म, तो भाई हिंदू आबादी लगभग 66% है। उसके बाद 25% ईसाई है और उसके बाद मुस्लिम आबादी लगभग 8% है। ठीक है, जनजाति, तो प्रमुख जनजातियां हैं जिनसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं। उनमें जो प्रमुख जनजातियां जिनसे क्वेश्चन बनते हैं, तो गोंडा, कुनबी, वेलेप और धनगर। जी हाँ, गोंडा, कुनबी, वेलेप और धनगर ये बहुत ज्यादा पूछी जाने वाली, जिनमें धनगर काफी ज्यादा आपसे बार बार जनजाति पूछी जाती है, तो इसे आप ध्यान रखें। उसके बाद फिर टेंपल जो मंदिर है उसमें ध्यान रखेंगे कि भाई भगवान शिव को समर्पित अपने सुंदर टावर और 450 साल के इतिहास के लिए जाना जाता है श्री मंगेशी मंदिर। अब देखिए गोवा में चर्च आपको पता होंगे, लेकिन देखिए हम क्या निकाल के लाए हैं, मंगेशी मंदिर, और ये क्वेश्चन आपसे हमेशा आते रहते हैं, तो इसलिए आप ध्यान रखेंगे भाई मंगेशी मंदिर जो है ये काफी प्रसिद्ध मंदिर है, 450 साल इतिहास लेकर चल रहा है अपने साथ। उसके बाद है शांता दुर्गा मंदिर, शांति देवी को समर्पित है। उसके बाद है महालसा नारायणी मंदिर, ठीक है, मरडोल वर्ना में है महालसा नारायणी मंदिर, देवी महालसा को समर्पित है। जी हाँ, देवी महालसा को समर्पित है। उसके बाद है ताबंडी सुल्ला महादेव मंदिर, गोवा में 13वीं सदी तक एकमात्र जीवित पत्थर का मंदिर है जो भगवान महावीर अभ्यारण्य के, ये भगवान हो गया है ना, तो यहां पर ध्यान रखिए भगवान महावीर जो अभ्यारण्य अभी आगे अपन पढ़ेंगे उसी के अंदर ये स्थित है, तो आप देखेंगे पत्थर का मंदिर ताबंडी सुल्ला महादेव मंदिर। यही तो वो क्वेश्चन है, यही वो क्वेश्चन है स्टूडेंट जिनकी वजह से हम कट ऑफ नहीं निकाल पाते हैं, हमारे नंबर एक आध दो कम रह जाते हैं, लेकिन अगर आप सिलेक्शन दाम पर हैं तो आपके नंबर कट नहीं होंगे, 100% नहीं होंगे। ठीक है, उसके बाद श्री सप्तकोटेश्वर टेम्पल, जी ध्यान रखेंगे भाई श्री सप्तकोटेश्वर मंदिर नारवेद नामक जगह है, वहां पर स्थित है, छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा संरक्षित था। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया कि बताइए ऐसा कौन सा गोवा का मंदिर है जो छत्रपति शिवाजी के द्वारा संरक्षित किया गया था, तो कौन सा है भाई, सप्तकोटेश्वर महादेव मंदिर। ठीक है, चलिए उसके बाद अब आते हैं भाई चर्च के लिए। जी हाँ, गोवा पुर्तगाली कल्चर है तो 100% है, चर्च के लिए तो जाना ही जाएगा। तो सबसे पहले फेमस चर्च है बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस। जी हाँ, देखिए बेसिलिका एक कैटेगरी होती है जो बहुत अच्छे चर्चों को दी जाती है। पोप जो रोम है, रोम के पोप के द्वारा, ये वेटिकन सिटी के पोप के द्वारा ये कैटेगरी दी जाती है। तो बेसिलिका एक चर्च है जो बड़े चर्च को एक जो कैटेगरी श्रेणी दी जाती है उसे बोलते हैं बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस। गोवा के ओल्ड गोवा में स्थित एक प्रसिद्ध कैथोलिक चर्च है जो 1605 में निर्मित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। ध्यान रखना विश्व धरोहर स्थल कौन सा भाई, बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस। ठीक है, अब बॉम जीसस का अर्थ है शिशु जीसस या गुड जीसस या सेंट फ्रांसिस जेवियर के 450 साल पुराने पवित्र अवशेषों मम्मी के लिए भी प्रसिद्ध है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बताइए भारत में ऐसा कौन सा चर्च है जो एक मम्मी के लिए प्रसिद्ध है, मतलब उनका जो शव है जिसे संरक्षित करके रखा गया है उसके लिए प्रसिद्ध है, जिन्हें हर 10 साल में एक बार सार्वजनिक रूप से दर्शन के लिए रखा जाता है। तो देखिए हम देखे भी आए, आप गौर से देखेंगे, ये देख सकते हैं आप कि भाई ध्यान रखना फ्रांसिस जेवियर का जो मम्मी है वो यहां रखा हुआ है। देखिए 10 साल में लोगों के दर्शन के लिए ये खोला जाता है। यहां पर आप देख सकते हैं कि भाई देखिए ईसाई धर्म के बड़े बड़े धर्मगुरु यहां पर उनके मम्मी के दर्शन कर रहे हैं। तो हर साल, ठीक है, 1946 में माइनर बेसिलिका का दर्जा पाने वाला भारत का पहला चर्च है। देखिए बेसिलिका का दर्जा, हमने आपसे बोला ना जो बड़े चर्च होते हैं, जो प्रसिद्ध चर्च होते हैं, जो बहुत ज्यादा मायने रखता है ईसाई धर्म के लिए, उसे बेसिलिका का दर्जा दिया जाता है। तो ये भाई माइनर बेसिलिका का दर्जा है, मेजर बेसिलिका का दर्जा नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आवर लेडी ऑफ द इमैक्युलेट कंसेप्शन चर्च, ठीक है, तो आवर लेडी ऑफ द इमैक्युलेट कंसेप्शन चर्च है। ठीक है, यहां पर हम ध्यान रखेंगे कि ये बड़ा फेमस
और बेहतरीन मतलब बॉलीवुड का सबसे फेवरेट डेस्टिनेशन वाला चर्च है। आपने इसे आशिकी 2 में, सिम्बा में, गोलमाल में कई बार देखा होगा। ये तो देखो हमने लिखा भी है कि भाई आशिकी 2, सिम्बा, तेरे बिन सॉन्ग, मुझसे शादी करोगी, जोश, दिलवाले, सैयारा में मैनी सीन, कई सारे सीनों में ये आपको दिखेगा आर लेडी ऑफ द इमैकुलेट कंसेप्शन चर्च। ठीक है, चलिए उसके बाद फिर नेक्स्ट है से कैथेड्रल, या एशिया के सबसे बड़े चर्चों में से है। 1562 में शुरू हुआ। यह चर्च सेंट कैथरीन को समर्पित है। ठीक है, तो देखिए कितने बड़े चर्चों में से आप ये देख सकते हैं। उसके बाद है सेंट ऑगस्टीन टावर। जी हां, ये अवशेष में है, खंडर है, लेकिन टावर की आप हाइट देख सकते हैं कितना कितना इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। तो देखिए अब यह खंडर है, लेकिन इसका ऊंचा टावर 1986 में यूनेस्को विश्व धरोहर हिस्सा बना। देखिए कितना जरूरी है कि भाई सोचिए, एक खंडर जो अब टूट चुका है, लेकिन उसका टावर जो है उसे यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है, सेंट ऑगस्टिन टावर। जी हां, सेंट ऑगस्टिन टावर। उसके बाद है सबसे ऊंची चोटी गोवा की। तो भाई ध्यान रखेंगे, गोवा की सबसे ऊंची चोटी सोन सोगोर है, जिसे सोन सोगाड़ या दरसिंगा भी लिखा जाता है, जो समुद्र तल से 1026 मीटर अर्थात 3366 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। आप यहां पर देख सकते हैं इसे। ठीक है, यह पश्चिमी घाट में सत्तारी, उत्तरी गोवा और कर्नाटक की सीमाओं के निकट स्थित है। ठीक है, तो हमने आपको बताया भाई सह्याद्री या पश्चिमी घाट या वेस्टर्न घाट जैसे हम कहते हैं, वहीं पर यह स्थित है। उसके बाद है बीचेस। तो भाई गोवा तो बीचेस के लिए अभी हमने आपसे क्या कहा था कि देखिए हमने गोवा को फील करने के लिए ये अटायर धारण किया, ऐसी वेशभूषा पहनी कि भाई हमें लगे कि हम गोवा ही घूम रहे हैं। आपको गोवा घुमाना था तो सोचा क्यों ना हम भी गोवा घूम लें। तो आप ध्यान रखना, गोवा अपनी नाइट लाइफ और बीचेस के लिए प्रसिद्ध है, जिसकी वजह से पूरे विश्व से टूरिस्ट यहां पर आते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम ध्यान रखें, गोवा के प्रसिद्ध समुद्र तटों को दो भागों में बांटा गया है। पहला है उत्तरी गोवा। ठीक है, तो ये है भाई एक्टिविटीज के लिए, नाइट लाइफ के लिए। इसमें है मोरजिम बीच। काफी ज्यादा बहुत सारे क्वेश्चन इससे आपसे पूछे जाते हैं। मोरजिम बीच, ठीक है, तो नोन एज लिटिल रशिया। आप देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया कि बताइए किस बीच को लिटिल रशिया या मिनी रूस के नाम से जाना जाता है। तो रूसी प्रवासियों और पर्यटकों की भारी संख्या, विशेष रूप से सर्दियों के चरम महीनों के दौरान, के कारण छोटा रूस या मिनी रूस के रूप में जाना जाता है मोरजिम बीच। जी हाँ, कौन सा बीच? मोरजिम बीच। उसके बाद है फिर है कलिंगुट बीच, समुद्र तटों की रानी के रूप में जाना जाने वाला यह उत्तरी गोवा का सबसे बड़ा समुद्र तट है। देखिए कलिंगुट, अब आप सोचिए अगर यह क्वेश्चन आपसे पूछा जाता कि कलिंगुट बीच कहां पर है, तमिलनाडु में, कर्नाटक में, गोवा में या आंध्र प्रदेश में, तो आप क्या आंसर देके आने वाले थे? आप 100% तुक्का मारने वाले थे। और बस वही जो है वही है हमारे जीवन में सबसे बड़ी दिक्कत कि जब तक हम श्योर नहीं है तब तक हम आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखें। उसके बाद है बागा बीच, या बीच नाइट लाइफ के लिए जाना जाता है। ठीक है, बीच पार्टी और टिटो जैसे लोकप्रिय क्लबों के लिए प्रसिद्ध है। आप देख सकते हैं बागा बीच। उसके बाद है वेगेटर बीच। जो वागेटर बीच है यह अपने मनमोहक सूर्यास्त, शानदार लाल चट्टानों और पास में स्थिर चापोरा किले के लिए जाना जाता है। सनबर्न महोत्सव इसी बीच पर मनाया जाता है। अब देखिए महोत्सव की बात आई तो देखिए सनबर्न महोत्सव अब कहां मनाया जा रहा है? मिलाना एक क्वेश्चन, ये मनाया जा रहा है गोवा में। और किस बीच पर? भाई वागाटोर बीच पर। उसके बाद है अंजुना बीच या कैंडोलिम बीच। तो अंजुना बीच और कैंडोलिम बीच जो है ये भी गोवा में ही स्थित है। आप देख सकते हैं पर्यटकों की संख्या यहां पर आपको दिख रही होगी। ठीक है, उसके बाद आते हैं दक्षिण गोवा। तो शांति और प्रकृति के लिए अगर आपको जाना है तो दक्षिण गोवा का रुख कीजिए, वहां के बीच पकड़िए। तो यहां पर है ना पोलेम बीच जो है, तो पालोलेम बीच ताड़ के पेड़ों से घिरा एक शानदार अर्धचंद्राकार समुद्री तट है। ये आपको दिख रहा है यहां पर अर्धचंद्राकार, ठीक है, इस तरीके से नेकलेस जैसा। उसके बाद है कोलवा बीच, दक्षिण गोवा के सबसे पुराने और सबसे लंबे समुद्र तटों में से है। तो कोलवा बीच, देखिए पूरे बीचों के नाम हमने आपको बताएं, यही आपसे बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके बाद है कोला बीच, ये अपने अनोखे मीठे पानी के लेगून के लिए जाना जाता है। उसके बाद है अंगोडा बीच और पटनेम बीच, जो हमने आपको यहां पर दिखाए हुए हैं। तो आप देख सकते हैं भाई मीठे पानी के लिए, लेगून के लिए जाना जाता है कोला बीच। ठीक है, उसके बाद है झील। तो अरम्बोल स्वीट वाटर झील, उत्तरी गोवा में अरम्बोल पर स्थित यह झील मीठे पानी की झील के नाम से जानी जाती है। ये आप देख सकते हैं अरम्बोल।
उसके बाद फिर नेक्स्ट है नेत्रावली। भाई नेत्रावली काफी प्रसिद्ध है, इसमें से हमेशा बुलबुले उठते रहते हैं। आप देख सकते हैं यहां पर, आपको देख रहे हैं कि यहां पर हमेशा बुलबुले उठते रहते हैं और इसी वजह से यह झील अपनी अनूठी बुदबुगाची ताली बुलबुले वाली झील के लिए प्रसिद्ध है, यहां तल से बुलबुले उठते हैं। तो आप ध्यान रखें नेत्रावली लेक। ठीक, चलिए उसके बाद फिर है नंदा लेक। जी हां, नंदा लेक ये गोवा का एकमात्र रामसर स्थल है। रामसर के ऊपर हम वीडियो बना चुके हैं। 1971 ईरान का शहर रामसर, यहां पर आर्द्र भूमि वेटलैंड के लिए एक प्रतिज्ञा ली गई और तब से शुरू हुआ रामसर साइट का खेल। तो ध्यान रखेंगे जो गोवा है उसका पहला एकमात्र रामसर स्थल घोषित किया गया है जो अंतरराष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि के रूप में पहचाना जाता है। उसके अलावा मायम झील है, काराम्बोलेम झील है ना, पिलरने झील है और सरजोरा झील है। ये सारे के सारे झील इसमें स्थित हैं। तो आप ध्यान रखेंगे झीलें, बीच, झरने ये हमेशा अक्सर कर पेपर में पूछे जाने वाले क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद है वाटरफॉल। तो भाई दूध सागर वाटरफॉल, आपने कई फिल्मों में ये वाटरफॉल देखा होगा, खासकर चेन्नई एक्सप्रेस में आपने एक बड़ा प्रसिद्ध सीन यहां पर चेन्नई एक्सप्रेस का फिल्माया गया था दूध सागर वाटरफॉल का। ठीक है, तो दूध सागर जलप्रपात गोवा में सबसे प्रसिद्ध और सबसे ऊंचा झरना दूध सागर जलप्रपात है जो मांडोवी नदी पर स्थित है और लगभग 310 मीटर 1017 फीट की ऊंचाई से गिरता है। यह दूध या सफेद पानी के कारण प्रसिद्ध है। अन्य प्रमुख झरनों में अरब है ना, अरवलेम, हरवलेम जैसे बोलते हैं, या नेत्रावली जलप्रपात या कुस्केम जलप्रपात शामिल हैं। तो इन्हें आप ध्यान रखिए, अच्छे से ध्यान रखिए। ठीक, सिलेक्शन धाम कोई भी कसर नहीं छोड़ रहा है आपको पास करवाने के लिए, आपको ऑफिसर बनाने के लिए। तो बस जुड़े रहिए सिलेक्शन धाम के साथ और ध्यान रखिए, अच्छे कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। बहुत मेहनत हम लोग करते हैं यहां तक आपके लिए वीडियो डिलीवर करने के लिए। तो बस आपके कमेंट से हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है कि हम लोग और कुछ अच्छा कर सकें। और अगर आपको कुछ और पढ़ना है तो आप उसमें कमेंट बॉक्स में बताइए, उसके लिए हम लोग बहुत जल्द एक अच्छा वीडियो बना के देंगे आपको। तो यहां पर हम ध्यान रखें। उसके बाद फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस 2013 के कई महत्वपूर्ण दृश्य गोवा कर्नाटक सीमा पर दूध सागर झरने में शूट किए गए थे। यह फिल्म का वह दृश्य जहां ट्रेन झरने के सामने रुकती है वहीं फिल्माया गया था। तो आप देख सकते हैं चेन्नई एक्सप्रेस। ठीक है, चलिए उसके बाद है रिवर। तो भाई मांडोवी नदी महादयी गोवा की जीवन रेखा के रूप में जानी जाती है। यह 81 किलोमीटर लंबी पणजी से होकर बहती है। तो ये आप देख सकते हैं मांडवी नदी या मांडोवी नदी जिसे हम बोलते हैं। उसके बाद यहाँ की सबसे लंबी नदी जो है वो है ज्वारी नदी। जी हाँ, ज्वारी नदी आप देख सकते हैं, शानदार तरीके से आप देख सकते हैं। गोवा के ब्रिजेस आप देख सकते हैं, नॉर्थ साउथ गोवा आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम ध्यान रखेंगे गोवा की सबसे लंबी 92 किलोमीटर से 145 किलोमीटर के बीच लगभग है और प्रमुख ज्वारीय नदी है। यह पश्चिमी घाट हेमाद बड़शेम से निकलकर अरब सागर मोरमुगांव में विलीन होती है या मांडोवी नदी के साथ एक विशाल मुहाना बना लेती है। ठीक है, तो इसे आप ध्यान रखेंगे, लार्ज एस्चुरी बनाती है मांडोवी रिवर। उसके बाद है बंदरगाह। तो भाई गोवा का मारमागांव जो बंदरगाह है काफी फेमस है, लोहे का सबसे बड़ा निर्यातक बंदरगाह भी है हमारे यहाँ। तो ध्यान रखेंगे 1885 में चालू हुआ, स्थापना 1888 में आधिकारिक रूप से काम करना शुरू किया। 1964 में भारत ने इसका राष्ट्रीयकरण किया और इसे भारत का राष्ट्रीय बंदरगाह घोषित कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद मारमागांव बंदरगाह वास्को द गामा शहर पश्चिमी तट पर स्थित है। तो किस शहर में? वास्को द गामा शहर में ज्वारी नदी पर स्थित गोवा का सबसे प्रसिद्ध और प्रमुख बंदरगाह है। ठीक है, चलिए उसके बाद फरवरी 2022 में नाम बदलने से मोरमुगांव बंदरगाह को अब मोरमुगांव पोर्ट अथॉरिटी एमपीए के नाम से जाना जाता है। तो भाई मोरमुगांव पोर्ट अथॉरिटी एमपीए के नाम से जाना जाता है। भारत के सबसे पुराने और प्राकृतिक बंदरगाहों में से एक है, नेचुरल पोर्ट है। यह भारत का सबसे बड़ा लोह असक निर्यात करने वाला बंदरगाह भी है। इसे आप ध्यान रखना भाई, कच्चे लोहे का बहुत बड़ा निर्यात ये करता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर आते हैं इसके एयरपोर्ट पर। तो गोवा में 2 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, एक नया बना एक पुराना है। जो नया बना है वो है मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, उत्तरी गोवा, स्थान मोपा पेरनेम में है। ठीक है, इसे आप ध्यान रखेंगे, मोपा पेरनेम, ये आप देख सकते हैं मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दूसरा है डाबोलिम जो शुरू से यहां पर है, एयरपोर्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया साउथ गोवा। डाबोलिम हवाई अड्डा भारत सरकार, दक्षिण गोवा, स्थान डाबोलिम वास्को डिगामा में स्थित है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखें। 2 अब आपसे पूछा जाएगा मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट भारत के किस राज्य में? तो गोवा में है।
उसके बाद है नेशनल पार्क, तो भाई राष्ट्रीय उद्यान तो सांगुएम तालुका में 240 वर्ग किलोमीटर में फैले भगवान महावीर वन्यजीव अभ्यारण्य के अंतर्गत स्थित मोलेम राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, मोलेम, तो भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान हो या मोलेम राष्ट्रीय उद्यान हो, एक ही बात है। ये वन्यजीव वाइल्ड लाइफ जो सेंचुरी है उसी में से एक हिस्से को रिजर्व कर मोलेम राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया है। ठीक है, गोवा का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है और राज्य का सबसे बड़ा संरक्षित वन क्षेत्र भी है। तो भगवान महावीर वन्यजीव अभ्यारण्य के अंतर्गत मोलेम राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो वन्यजीव अभ्यारण्य में भगवान महावीर वन्यजीव अभ्यारण्य या गोवा का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है जो मोलेम में स्थित है। ठीक है, इसे आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद है महादेई वन्यजीव अभ्यारण्य या उत्तरी गोवा में स्थित है और इसे बंगाल टाइगर के लिए एक महत्वपूर्ण आवास माना जाता है। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत, कितना शानदार ये वन्यजीव अभ्यारण्य है। उसके बाद है सलीम अली बर्ड सेंचुरी। सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो भगवान महावीर वन्यजीव अभ्यारण्य या फिर सलीम अली बर्ड सेंचुरी से पूछा जाएगा। तो सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य या पणजी के पास चेराव द्वीप पर मैनग्रोव के बीच स्थित है और पक्षी प्रेमियों के लिए एक लोकप्रिय स्थान है। आप देख सकते हैं यहां पर आपको विविध तरह के पक्षी देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद फिर सलीम अली जी, तो यहां पर हम ध्यान रखेंगे, देखिए सलीम अली बर्ड सेंचुरी गोवा में है लेकिन सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क है जम्मू कश्मीर में। और ये आप देख सकते हैं पीछे बढ़िया हिमालय वाला व्यू आपको दिख रहा है। और सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान या सिटी फॉरेस्ट में राष्ट्रीय उद्यान भारत के जम्मू और कश्मीर राज्य के श्रीनगर शहर में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है, इसे आप ध्यान रखना। तो बर्ड सेंचुरी है गोवा में, राष्ट्रीय उद्यान है जम्मू कश्मीर में। अब सलीम अली जी कौन थे भाई? बर्ड मैन ऑफ इंडिया। जी हां, बर्ड मैन ऑफ इंडिया। कितना इंपॉर्टेंट इन्हें खिताब दिया गया, क्या टाइटल दिया गया और क्यों दिया गया? तो देखें, सलीम अली 1896-1987 तक जो जीवित रहे एक प्रसिद्ध भारतीय पक्षी विज्ञानी, ऑर्थनोलॉजिस्ट थे और प्रकृतिवादी थे जिन्हें भारत का बर्ड मैन कहा जाता है। वे भारत भर में व्यवस्थित पक्षी सर्वेक्षण करने वाले पहले व्यक्ति थे। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने आपको दिया है। ठीक, उन्होंने पक्षियों के अध्ययन और संरक्षण के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया जिसके लिए उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। तो देखिए सलीम अली जी कितने बड़े पक्षी वैज्ञानिक थे और कितने बड़े पर्यावरण विशेषज्ञ थे। अब आते हैं हम दूसरे, तो कोटीगांव वन्यजीव अभ्यारण्य है यहां पर और बोंडला वन्यजीव अभ्यारण्य भी, दोनों के दोनों कहां पर हैं? गोवा में ही हैं। तो कोटीगांव और बोंडला वन्यजीव अभ्यारण्य। उसके बाद है गोवा का कार्निवल। तो भैया गोवा के जो फेस्टिवल हैं वो काफी फेमस है जिनमें सनबर्न हमने आपको बताया था। अब हम देखते हैं, तो गोवा कार्निवल फरवरी में, शिग्मो बसंत उत्सव मार्च में, साओ जोआओ महोत्सव जून में, सनबर्न फेस्टिवल दिसंबर में, थ्री किंग्स फेस्टिवल फीस्ट ऑफ एपिफेनी और या फिर बोधरम महोत्सव। तो देखिए कितने इंपॉर्टेंट है। अगर बोधरम आपसे फेस्टिवल पूछा जाए तो अब आप क्या बताने वाले थे? अब आप बताएंगे सही, गोवा में मनाया जाता है। तो ये सारे फेस्टिवल आप नोट डाउन कीजिए, क्रिस्प नोट बनाइए। हमने आपसे बोला था स्टैटिक जीके का एक रजिस्टर बनाइए, आपके राज्य का, आपके खुद के नोट्स और इतने डिटेल में नोट्स की आपसे कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। उसके बाद है जीआई टैग। तो भाई जीआई टैग जियोग्राफिकल इंडिकेशन, भौगोलिक उपचिह्न जो भारत सरकार मान्यता देती है, उसमें गोवा मनकुराद आम जो गोवा में पाए जाते हैं, उसके बाद हरमल चिली है, मिर्ची है, उसके बाद खोला मिर्च है, ठीक है, जिसे कना कोना बोलते हैं, उसके बाद मिंडोली केला है, मोइरा केला जैसे बोलते हैं, उसके बाद अगसेची वाई गिंग आगा सेम बैगन जिन्हें अपन ब्रिंजल कहते हैं, ठीक है, तो उसे आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद फिर है टालेगांव वेंगम, मतलब टालेगांव के बैंगन। उसके बाद गोवा हिलारियो आम जो आपको यहां पर दिख रहे हैं। उसके बाद है गोवा कोरकुट चावल, जी हाँ, गोवा कोरकुट चावल जो आपको यहां पर दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद है गोवा काजू सेब, गोवा कैशू एप्पल और बेम्बिका जो हमने आपको शुरू में व्यंजन में बताई थी, परतदार मिठाई। तो ये है वो लेयर स्वीट बेम्बिका जिसे जीआई टैग दिया गया है। तो देखिए पूरे के पूरे जीआई टैग हमने यहीं पर आपको बता दिए हैं। अभी ये खत्म नहीं हुआ है। जी हाँ, ये खत्म नहीं हुआ है। अब जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। यहां पर गोवा काजू है, उसके बाद है गोवा का खाजा जिसे अपन बोलते हैं वो है, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है ओजोफेनी। जी हाँ, ये एक शराब है, एक वाइन है ओजोफेनी,
और आप ध्यान रखना इसे जीआई टैग मिला है। जी हाँ, काजू की फैनी, इसे जीआई टैग मिला है। और अब देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बात, ओजो फैनी गोवा की पारंपरिक काजू या नारियल से बनी शराब है। इसे गोवा की हेरिटेज स्प्रिट या सीधे काजू फैनी भी कहा जाता है। गोवा की देशी टकीला भी कहा जाता है। ये टकीला है, इसे टकीला आपको करना है। यह भारत का पहला मादक पेय शराब है जैसे जीआई टैग मिला है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है कि बताइए भारत में कौन सा जीआई टैग है जो मादक पदार्थ है जैसे जीआई टैग मिला है, तो वो कौन सा है? जी हाँ, वो है काजू फैनी या ओजो फैनी जैसे हम बोलते हैं गोवा की। ठीक है, हम बोल रहे हैं ना आपसे कि वो सारे क्वेश्चन जो आपने अभी तक सोचे भी नहीं होंगे, पढ़े भी नहीं होंगे, वो आपको यहां पर मिलेंगे। उसके बाद है नोट। अब गोवा का सबसे छोटा राज्य है, तो भाई गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है। गोवा भारत के सबसे धनी राज्यों में से छोटा है। ठीक है, टूरिज्म यहाँ की मोनोपोली है, इस वजह से यहाँ की प्रति व्यक्ति आय काफी अधिक है, जीडीपी अच्छी है। गोवा का 1/3 से अधिक भाग वनों से ढका है और राज्य का लगभग 20% क्षेत्र पश्चिमी घाटों में आता है। ठीक है, उसके बाद है भारत का पहला प्रिंटिंग प्रेस। जी हां, 1556 में गोवा के सेंट पॉल कॉलेज में पुर्तगाली जेसुइट मिशनरियों द्वारा स्थापित किया गया था। यह प्रिंटिंग प्रेस एशिया की फर्स्ट एवर प्रिंटिंग प्रेस है। ये आपको देखिए, ये प्रिंटिंग प्रेस पुर्तगालियों ने तो भारत में प्रिंटिंग प्रेस जो लेकर आए थे वो पुर्तगाली ही लेकर आए थे। उसके बाद राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी, ये गोवा में ही स्थित है। ठीक है, डोना पाउला में स्थित है, आप देख सकते हैं। देखिए बन गया ना राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहां पर है। उसके बाद भारत के गोवा राज्य में राष्ट्रीय जल क्रीड़ा संस्थान स्थित है। जी हां, द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर स्पोर्ट जो है वो गोवा में स्थित है। यह भारतीय पर्यटन और यात्रा प्रबंधन संस्थान के तहत नामित केंद्र है जो पर्यटन मंत्रालय द्वारा चलाया जाता है। राष्ट्रीय जल क्रीड़ा संस्थान की स्थापना जुलाई 1990 में की गई थी। तो यहां पर आप देख सकते हैं यह है वाटर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर स्पोर्ट। ठीक है, उसके बाद फिर यहां पर पोशाक संग्रहालय भी है। जी हां, कॉस्ट्यूम म्यूजियम भी है। कॉस्ट्यूम म्यूजियम है, यहां पर आपको विभिन्न प्रकार की पोशाकें जिन्हें संग्रहित किया गया है वो देखने को मिलेंगी। तो देखिए बनाना कि बताइए भारत के किस राज्य में पोशाक संग्रहालय या कॉस्ट्यूम म्यूजियम है, तो वो गोवा है। उसके बाद है गोवा के कैंडोलिम में स्थित ऑल अबाउट एल्कोहल ए संग्रहालय भारत का पहला और एकमात्र शराब संग्रहालय है। जी हाँ, एकमात्र शराब संग्रहालय भारत के किस राज्य में? गोवा में है। उसके बाद गोवा का अगुआड़ा किला पुर्तगाली वास्तुकला का गढ़ कहा जाता है। यह 17वीं शताब्दी में पुर्तगाली किला है जो अरब सागर के शानदार दृश्यों और अपने ऐतिहासिक लाइट हाउस के लिए प्रसिद्ध है। तो भाई ऐतिहासिक लाइट हाउस है जो जहाजों को रास्ता दिखाता था। जी हां, रास्ता दिखाता था गोवा का अगुआड़ा किला, ध्यान रखिएगा। उसके बाद है मडगांव जंक्शन, गोवा का सबसे बड़ा और व्यस्त रेलवे जंक्शन है जो कोंकण रेलवे और दक्षिण पश्चिम रेलवे को जोड़ देता है। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे मतलब महाराष्ट्र से कर्नाटक के बीच। ठीक, उसके बाद गोवा का जो राजधानी है वो पणजी है जो हमने आपको बताई थी, लेकिन इसका दूसरा सबसे बड़ा शहर जो है वो है वास्को ड गामा। जी हां, यहीं पर इसका बंदरगाह भी है। यह प्रमुख औद्योगिक केंद्र है और जो दक्षिण गोवा जिले में स्थित है, दक्षिण गोवा जिले में स्थित है। ठीक है, ये आप ध्यान रखिए। और इसी के साथ हमारा गोवा जो है वो कंप्लीट हो गया। तो हमने एक राज्य और कंप्लीट किया। ज्ञान की पंचायत में हमने गोवा की यात्रा की। आप खुद बताइए मजा आया या नहीं आया? बस ऐसे ही पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। एक बात हमेशा ध्यान रखेंगे कि जीवन में अगर हमने कोशिश करना छोड़ दिया तो समझ लीजिए हमारी मनुष्य योनि का होना ही बेकार है। कोशिश करिए, एक ना एक दिन कोशिश से सफलता हमें जरूर मिलेगी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।